जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं जनाब। इंडिया की तरफ से एक ऐसा एतराफ़ आया है जिसने पाकिस्तान का सीना चौड़ा कर दिया है। इंडिया ने तस्लीम कर लिया है कि हमने जंग क्यों बंद की थी और पाकिस्तान हमारे साथ क्या करने वाला था। ऐसा लगता है कि खौफजदा हो गया था इंडिया पाकिस्तान से और पहली मरतबा इंडिया ने यह तस्लीम किया है। ये किसने तस्लीम किया और क्या वाकई पाकिस्तान ने इंडिया को दबा लिया था, खौफजदा कर लिया था? पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीलॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ पाक फ़िज़ाइया के चीफ को 10 साल बाद अमेरिका में दावत दी गई है और इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने भी पाक फ़िज़ाइया को सल्यूट कर दिया। ये सल्यूट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीलॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ गंडापुर साहब की हुकूमत ख़तरे में पड़ गई है। किसी वक्त भी ये गवर्नमेंट जा सकती है और ये गवर्नमेंट जाएगी कैसे, कौन कौन से लोग हैं जो गंडापुर साहब का साथ छोड़ेंगे और उसके बाद नया चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा में कौन होगा, पूरी डिटेल के साथ आप ये भी आज के वीलॉग में मुलाजा करेंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और साथ ही हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस कम्युनिटी को टच कीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, जयशंकर साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है अमेरिका के एक मैगज़ीन को। उसके अंदर उन्होंने कुछ बहुत दिलचस्प बातें की हैं, लेकिन शायद बातें करते हुए वो ये भूल गए कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एतराफ़ात हैं। उन्होंने कुछ इस तरह के एतराफ़ किए कि जिन्होंने हिला के रख दिया पूरे इंडिया को। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा जी कि अमेरिका जो है वो कहीं इन्वॉल्व नहीं था इस पूरे के सीज फायर के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ है। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है भाई कि अगर वो इन्वॉल्व नहीं था तो जेडी वेंस साहब जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, वो फिर आपसे बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि जब मोदी से उनकी गुफ्तगू हो रही थी तो उस वक्त मैं उसी कमरे में मौजूद था। और दूसरी बात कि अगर आप अमेरिका से बात कर रहे थे तो फिर आप ये क्यों नहीं मान रहे कि जो सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने किया है वो गलत है? अमेरिका को पता कैसे चल गया कि आप सीज फायर करने वाले हैं? एक तो आप यहां फंस गए और दूसरा उन्होंने एक एतराफ कर दिया बहुत बड़ा, जो आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब के पाकिस्तान ने क्या हालत कर दी थी कि जंग बंदी करनी पड़ी। अब देखो, एक फोरम है जिसको क्वाड फोरम कहते हैं और ये क्वाड फोरम 4 मुल्कों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर अमेरिका है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, जिसके अंदर जापान है, जिसके अंदर इंडिया है। और ये चारों मुल्कों का जो एक इत्तेहाद बना है ये बेसिकली चाइना के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना एक्सेल करे। और ये तीनों मुल्क क्योंकि उसके हमसाए हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत करीब है चाइना के, फिर जापान उसका हमसाया है, फिर इंडिया भी उसका हमसाया है। तो अमेरिका ने ये इसलिए इस किस्म का एक फोरम बनाया था कि ये तीनों मुल्क और अमेरिका की मदद से, अमेरिका की सफारती मदद होगी और बाकी ये क्योंकि करीब हैं चाइना के, तो ये सब मुल्क मिल मिला के चाइना को दबा लें ठीक है। और वो जो एक्सेल कर रहा है चाइना उसको कंट्रोल किया जाए। ये जहन में रखो कि जापान और चाइना की बड़ी पुरानी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई के बावजूद $1000 बिलियन की ट्रेड भी है दोनों मुल्कों के दरमियान और ठीक ठाक किस्म की ट्रेड चल रही है। इंडिया के साथ भी ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ट्रेड है। बल्कि अगर आप जो बिलियनर हैं चाइना के, अगर आप उनका प्रोफाइल देखो तो उनका एक घर और एक बीवी ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि चाइना के अंदर दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाज़त नहीं थी और बहुत ज़्यादा आपको मसाइल का सामना करना पड़ता था। तो चाइनीज़ ने इस तरह किया कि बिजनेसमैनों ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप कंट्री है, तो उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े चाइना टाउन बने हुए हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएं तो आप हैरान ही रह जाते, पूरी पूरी आबादी है चाइनीज़ की। अच्छा। तो वो वहाँ पे शादी करके अपनी एक बेगम को ऑस्ट्रेलिया में रख लेते थे और उसका फ़ायदा ये होता था 3 4 5 बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पैदा करके वहीं पे उनको रेस करते रहते थे और एक बीवी उनकी यहाँ पे होती थी चाइना में, जो एक बच्चे की माँ होती थी। ठीक है। तो वो इस तरह भी उन्होंने ये कर लिया। बल्कि इस तरह भी होता था कि हो सकता है चाइना के अंदर उनकी कोई बेगम ना हो, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में उनको सेटल करते थे और वहाँ पे इसलिए अब उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है ठीक और है। वो फैलते चले जा रहे हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मुल्क है, पूरा एक बर आज़म है अगर आप जाके देखो, और उसके तमाम शहर जो है वो ऐसे सर्कल के अंदर हैं, समंदर के किनारे हैं। दरमियान में ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल तौर पे बैरन है, वहाँ पे कोई आबादी नहीं है। और दूसरी, अगर आप एक साइड से फ़्लाइट लें, दूसरी साइड पे फ़्लाइट के अंदर आपको 7 8 9 घंटे गुजारना पड़ते हैं और अच्छा। अगर आप सर्कल करें तो उसके अंदर भी 3 4 दिन 5 दिन आपके लग जाते हैं पूरे सर्कल को क्लियर करने के अंदर। बल्कि 7 8 दिन लग जाएंगे ऑस्ट्रेलिया को अगर आप इस तरह आप ड्राइव करते हुए जाएं। अब जो दरमियान वाला इलाका है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जो यूरेनियम है उसमें नंबर 1 है इन द वर्ल्ड। अच्छा।
ठीक है। वो पहले भी मेरा ख्याल है कजाकिस्तान होता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जो बहुत आगे निकल गया। तो उस ज़मीन तो दरमियान में वो बैरन है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और उन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर चाइनीज़ कंपनीज वहाँ पे जाके ड्रिलिंग कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के साथ वो अपने उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी किए हुए हैं। जैसे अमेरिका को महसूस ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी रूट्स बना लेंगे ये, और वहाँ से सारा सोना है, यूरेनियम है, दूसरी मेटल्स हैं, कॉपर है, ये सब वहाँ से निकाल लेंगे, और वहाँ से ऑयल और गैस भी निकल सकती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर से। ठीक है। और उससे चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो फिर उससे क्वाड बनाया जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को एंगेज किया अमेरिका ने। जापान, उसकी लड़ाई चली आ रही है चाइना के साथ बड़ी पुरानी, बल्कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो चाइना के पास हैं, वो कभी जापान का हिस्सा होते थे और चाइनीज़ ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो वो फिर इंडिया जो है वो ज़ाहिर है अपने आप को सुपर पावर समझता है, वो समझता है कि वही वाहिद मुल्क है जो चाइना को कंट्रोल कर सकता है या रोक सकता है उसका रास्ता, और वो उसको अपना कंपिटिटर समझता है। तो इस सारे मामलात को देखते हुए अमेरिका ने एक क्वाड का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उसका मकसद ये था कि चाइना को हम कैसे रोक सकते हैं। अब इसकी एक मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर जयशंकर ज़ाहिर है इंडिया से गए, और वज़रा ख़ारजा ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा आई वहाँ पे, फिर वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के वो हैं, फिर जापान के हैं, तो 4 मुल्कों के वज़रा ख़ारजा इकट्ठे हुए। वहाँ जब ये मीटिंग चल रही थी तो न्यूज़ वीक का एक रिपोर्टर आया और उसने कहा जी आपके साथ इंटरव्यू होना है। बज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे चलते चलते उन्होंने इंटरव्यू ले लिया, जबकि चलते चलते नहीं था, उससे पहले ये तयशुदा था, और प्रॉपर इंडिया ने उसके लिए वर्क किया हुआ था, और जयशंकर के पास तमाम सवालात मौजूद थे और उनके जवाब भी मौजूद थे, तैयारी उसने बड़ी पूरी किए हुए थे। तो वहाँ पे न्यूज़ वीक के जो एंकर था उसके साथ उनकी मुलाकात हुई, और वहाँ पे उसने सवाल कर लिया कि जी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने सुलह करवाई थी। तो जयशंकर ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। 9 मई को जेडी वैंस का फ़ोन आया था, और जब ये फ़ोन आया तो मैं उस वक्त नरेंद्र मोदी के पास बैठा हुआ था, और मैंने वो सारी गुफ्तगू खुद सुनी। अच्छा, ये वैसे प्रोटोकॉल भी है कि जब किसी दूसरे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आता है, या फिर उसके इसी तरह नायब सदर का फ़ोन आता है, या कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा हो और उस कन्फ्लिक्ट में सफारतकारी भी शामिल हो, तो फिर वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे मौजूद होता है, और ये फ़ोन स्पीकर पे सुना जाता है, ताकि बहुत सारे पे उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा भी रखा जा सके। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी जो मोदी साहब के साथ गुफ्तगू हुई उसके अंदर जेडी वैंस ने बताया कि अब अगर आपने सुलह ना की पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान एक खौफनाक हमला करने वाला है आप पे, और आपके पास फिर कोई गुंजाइश नहीं होगी पाकिस्तान से बचने की। तो बेहतर ये है कि आप सीज़ फायर की तरफ चले जाएँ, और उस पे फिर सीज़ फायर हुआ। लेकिन उसके बाद उसने कहा जी कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उनका फ़ोन आया था, मेजर जनरल काशिफ उन्होंने नाम बताया, और उन्होंने फ़ोन किया, और उसके बाद फिर हमने उसके बाद ये सीज़ फायर किया हुआ, और ये पाकिस्तान की दरख्वास्त पे हुआ, और ये हमारा म्यूचुअल ये अंडरस्टैंडिंग थी। इसके अंदर किसी जगह पे भी डोनाल्ड ट्रंप का कंट्रीब्यूशन नहीं था, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने कोई सालसी का हमसे वादा किया था, ना ही हमने उनके साथ सालसी का को मुआहदा किया था, ना वादा किया था। तो उन्होंने जयशंकर ने 2 चीज़ें इसमें तस्लीम की। एक तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है उसको साइड लाइन कर दिया, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो बार बार मोदी साहब भी रिजेक्ट करते आ रहे थे। लेकिन इतना ब्लंटली जो है अमेरिका के अंदर बैठ के, इससे पहले इस किस्म का नैरेटिव इंडिया ने नहीं दिया। लेकिन जॉर्ज साहब, मोदी और साथ- खुद क्यों रिजेक्ट नहीं कर रहा, अपने मुंह से क्यों नहीं बोलता? कह रहे हैं वहाँ पे, लेकिन इस तरह नहीं कह रहे। मोदी तो ज़ाहिर है, मोदी तो फ्रेंड है ना उसका, डोनाल्ड ट्रंप का। कह के देखे ना जरा माई एक दफा। फ्रेंड, वो माई फ्रेंड है उनका। माई फ्रेंड जो है ना वो नहीं कहते होते। तो अब जयशंकर जो है ना उसकी तरफ से ये पहली मरतबा इस किस्म की बात हुई, वज़ीर ख़ारजा है और वो अमेरिका के अंदर बैठ के उसने ये बात की है, तो अब उसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा। मुझे लगता है ट्रंप या तो हमारा जो वीलॉग है देखने के बाद वो एक ट्वीट कर देगा, या उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़र्क के क्या ख्यालात हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो ना आपसे मुतासर बहुत है। अच्छा। तो अभी बल्कि मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, एक वैसे एक डॉक्टर से मिलना था, तो उसने कहा जी फ़र्क साहब को आप ज़्यादा लताड़ा ना करें, वो ठीक बात करते हैं। देख इससे लेना, आप लोग अंदाज़ा मेरे हक लगाएं, में हैं, आप मेरे खिलाफ इससे बात अंदाज़ा करें। लगाएं। वो कहते हैं आप दबाते क्यों उस बंदे को, अगर वो बात करना चाहता है। मैंने कहा वो पता नहीं हर बार मूत्र का जिक्र कर देता है, कुछ शर्म ही होनी चाहिए। तो बहरहाल डॉक्टर साहब को आप बड़े पसंद हैं, तो डॉक्टर साहब ये मैंने आपका मैसेज दे दिया, डॉक्टर बिलाल उनका नाम है, सर, याद ये आपके रखिएगा। समझने की बात है मुझे बताने के लिए। तो बहरहाल अब ये है कि एक तो जयशंकर ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा खौफनाक हमला होने वाला था कोई, और उसको रीड किया था अमेरिका ने, और अमेरिका को पता था कि हमले की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, और उसको रोकने के लिए फिर जब इंडिया से कहा गया तो इंडिया तस्लीम करने पे मजबूर हो गया कि सीज़ फायर कर लेना चाहिए। और ये कहते हैं कि ये वाली जो कॉल थी या जो बताया था इसने जेडी वेंस ने, ये हमले से पहले की है, और फिर कहता है पाकिस्तान ने हमला कर दिया। हमला कर दिया, नहीं नहीं, ये उस तरह नहीं है।
हाँ, हो सकता है इस तरह हो, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। और टाइम डिफरेंस इस तरह है कि जब पाकिस्तान ने हमला किया, यानी उससे पहले तो इंडिया ने हमला किया ना, जो उसने ड्रोन भिजवा दिए और यहाँ पे जो सूरत फिर मिसाइल मार दिए उसने और ब्रह्मोस मार दिए पाकिस्तान के ऊपर। जब आप इस लेवल पे जाएं तो फिर पाकिस्तान तो उसका जवाब देगा। देगा बिल्कुल। वो टाइम डिफरेंस है, मुझे लगता है पाकिस्तान ने जब जवाब दे दिया था तो उसके बाद फिर मुझे लगता है जेडी वैंस ने फिर उनको समझाया कि अब आप कोई हरकत ना करें, क्योंकि पाकिस्तान मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहता और आपको अगर मजीद लताड़ा आपने जाएगा। गड़बड़ की तो पाकिस्तान की तैयारी फुल है, फिर वो खड़का देगा आपको। ठीक और ये जो तैयारी है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या थी। असल में पाकिस्तान ने उनके जो एयर बेसिस थे उन सबको लॉक किया हुआ था और उसमें प्रॉपर उसकी तस्वीरें खींच के उन्होंने जो अपने दोस्त मुल्क हैं उनको भिजवा दी थी कि देखे हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और अगर इसने कोई गड़बड़ की तो हमने इनकी सारी एयरफोर्स को उड़ा देना। क्योंकि तो इस टाइप S-400 के तो खत्म कर दिया था ना, तो वो गिरा दिया था, S-400 डिफेंस था ही नहीं। फिर इनका एक एयर हेडक्वार्टर था वो भी उड़ा दिया था पाकिस्तान ने, वो गुजरात की तरफ था, गुजरात काठियावाड़ में। वहाँ तक पाकिस्तान की एयरफोर्स गई थी और फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ कि अंदर जो अंदरून इंडिया है वहाँ तक पाकिस्तान ने मार किया। हमेशा ये होता था कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी सरहदों तक रहती थी, पंजाब तक रहती थी, ठीक है। लेकिन इस मरतबा गुजरात के अंदर जाके जो मोदी का मरकज़ है वहाँ पे भी एयरफोर्स का एक हेडक्वार्टर प्रॉपर उड़ाया। और जब मैंने उसकी तस्वीरें देखी लास्ट टाइम तो उसके ऊपर उन्होंने तंबू ताने हुए थे, वो नेट लगा देते हैं ताकि ऊपर सेटेलाइट से नज़र ना आए, तो नेट उन्होंने लगाया हुआ था वहाँ पे, तो वो छुपा रहे थे और उसके अंदर से वो चीज़ें निकाल रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान ने खड़का दिया उसको। अच्छा, तो इस पाकिस्तान टाइप ने के ये भी देख लिया। हाँ, इस टाइप के जो हमले हैं वो फिर पाकिस्तान ने पूरे डिज़ाइन किए हुए थे और उससे महसूस ही अमेरिका को हुआ कि जंग फैल जाएगी और इसको रोकना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का इसके अंदर था एक्टिव रोल, को वो खुद किसी जगह पे नहीं आए, लेकिन दरमियान में उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को डाला हुआ था और वाइस प्रेसिडेंट को डाला हुआ था। तो वाइस प्रेसिडेंट ज़ाहिर है इंडिया का दामाद भी है, तो उस वजह से उससे ज़्यादा एसोसिएशन है, तो दामाद जी को डाला उन्होंने दरमियान में। ठीक है। तो उन्होंने बहरहाल ये जंग रोकी, अमेरिका का किरदार इसके अंदर था और पाकिस्तान के 3 मुतालबे थे कि जी हम रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा पहला मुतालबा ये है कि कश्मीर का मसला हल करें। जब तक ये हल नहीं होगा पाकिस्तान और इंडिया की जंग चलती रहेगी। दूसरा, पानी अगर इन्होंने रोका तो हमने इनके डैम उड़ा देने, तो आप इनको पास करें कि ये रोकें। और थर्ड ये है कि ट्रेड रिलेशन होने चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हम मरे नहीं जाते, लेकिन जब तक ये बॉर्डर्स नहीं खुलेंगे ये मसाइल इसी तरह चलते रहेंगे। म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। और पहलगाम के वाक़े पे उन्होंने कहा जी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन इसमें था नहीं, हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो इनको कहें कि पहलगाम का जो उस तरह की माला है हमारे गले में डालने से बेहतर है कि आप अपने गले में डालें, ये हमें आप बदनाम करने की कोशिश ना करें। तो 4 मुतालबात थे पाकिस्तान की तरफ से जो अमेरिका ने तस्लीम किए। ठीक है। और चौधरी साहब, ये बात थोड़ी सी इलॉजिकल नहीं लगती कि बात अब अमरीकियों से कर रहे हैं, दरमियान में अमरीकी पड़े हुए हैं, लेकिन जंग उन्होंने बंद नहीं करवाई। हाँ, लेकिन अब देखें वो जो उनका था ना, जो मीडिया से बात करते थे 3 लोग, वो भी और इधर से पाकिस्तान से भी करते, उन्होंने भी कहा था कि हम जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। जो खातून थी उनकी, सोफिया कुरैशी की, आप पुरानी बाजी सोफिया, बिल्कुल। हाँ उसने। अब दूसरा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें ये पाकिस्तान ने किया तो फिर उनके जो मिस्ट्री साहब हैं उनको अनाउंस करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने मुझे announce चौधरी किया था। साहब वो उनकी टॉक याद है, उसमें ये सोफिया साहिबा ने आके बोला था, आपको याद है, उसने लाइव ट्रांसमिशन हम कर रहे थे, उसने आके सबसे पहले हमने बल्कि यहाँ पे आके सबसे पहले ये बात भी की थी उस वक्त जैसे ही वो टॉक हुई थी, तो खातून बोल के गई थी अगर पाकिस्तान बंद करने को तैयार है तो हम तैयार हैं। तो हम तो पहले तैयार नहीं हुए थे भाई, तैयार तो आप ही हुए थे। हाँ, हमने तो अपना बदला ले लिया। जब बदला ले लिया तो उसके बाद ज़ाहिर है आप फिर थप्पड़ मारेंगे तो फिर हमको सुन मारेंगे। तो ये वाली सूरत हाल थी वहाँ पे। तो बहरहाल इस तरह है कि ये इस जंग को रोकने में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा काम किरदार था, लेकिन अब मोदी साहब एक तो उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते, दूसरा उनका मसला ये है कि अगर वो तस्लीम करेंगे तो फिर कश्मीर के ऊपर डायलॉग करना पड़ेगा, तो डायलॉग से घबरा रहे हैं, डायलॉग से भाग रहे हैं वो। ठीक है, चलें अब चलते हैं जी दूसरी स्टोरी की तरफ। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इज्जत की बात और हुई। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, पाकिस्तान इस वक्त सलामती कौंसिल का चेयरमैन भी बन चुका है और भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खुशखबरियां इन दिनों के अंदर आ रही हैं। अल्लाह करे ये सब कुछ इसी तरह से बरकरार रहे। हमारे फील्ड मार्शल कुछ अर्सा पहले अमेरिका गए, उन्होंने विजिट किया, बहुत इज्जत दी गई उन्हें, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप से भी वो मिले और हाईएस्ट लेवल पे उनकी मीटिंग्स हुई। और अब उसके बाद हमारे एयर चीफ भी अमेरिका गए हैं और वहां उन्हें भी उसी तरह से बहुत इज्जत से नवाजा गया, उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई। ये जो मुलाकात थी, ये जो विजिट था, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों हुआ, ये डिटेल से जानते हैं जावेद चौधरी साहब से। अब एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर साहब जो हैं उनको अमेरिका ने ऑफिशियल विजिट पे उनको दावत दी और वो अमेरिका तशरीफ़ ले गए। मेरा ख्याल है वो शायद पाकिस्तान वापस आ गए हुए हैं, मेरा ख्याल है वो वापस आ गए होंगे।
लेकिन उनको ये दावत दी गई और ये 10 साल बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स को अमेरिका ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है, और उससे पहले अफवाज पाकिस्तान को भी। और 75 साल की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे आर्मी चीफ़ को बाकायदा बहसीत आर्मी चीफ़ उन्होंने दावत दी, और उनके साथ उन्होंने ओवल ऑफिस में मीटिंग की, फिर लंच किया, फिर पूरी कैबिनेट उनकी वहाँ पे साथ थी, फिर 1 टू 1 मुलाकात भी हुई, जो मेरे रिसोर्सेज कहते हैं। फिर उसके बाद ये एयर चीफ को भी उन्होंने दावत दी, एयर चीफ भी वहाँ पे गए, पेंटागन के अंदर भी उनकी मीटिंग हुई, फिर स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर इनकी मीटिंग्स हुई, फिर कैपिटल हिल में यानी कि गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं वहाँ पे हुई। और ये अस्करी जो काम है अमेरिका की एयरफोर्स के लोग वो, और दूसरे जो फौजी हजरात हैं वो, और उसके साथ साथ जो सियासी उनकी लीडरशिप है उनके साथ भी मुलाकात हुई। ये 10 साल के बाद ये वक्त आया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को दुनिया ने तस्लीम किया। इससे पहले देखें आप, दोबारा मैं कहता हूँ 2021 में चले जाएं जब वो अभिनंदन का वाकया हुआ था, तो उससे पहले पाकिस्तान के अंदर भी लोग एयरफोर्स को नहीं जानते थे। लोग ये समझते थे कि सिर्फ पाक फौज ही है और एयरफोर्स जो है वो कोई इदारा नहीं है। लेकिन जब अभिनंदन का जहाज़ गिराया कि एक और 2 जहाज़ गिराए और उसके बाद अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, तो सबसे पहले पाक फौज के साथ साथ पाक फ़िज़ाइया जिंदाबाद के नारे भी लगे। ये एक हकीकत है जो हमें माननी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर एक 3 साल का वक्फा है, और उस वक्फे के अंदर भी लोग पाक फ़िज़ाइया को भूल चुके थे। लेकिन जब ये 7 मई का वाकया हुआ तो उसके बाद फिर कमाल ही कर दिया पाक फ़िज़ाइया ने, जिस तरह उनके 5 त्यारे गिराए और जिस तरह पाकिस्तान को डिफेंड किया। तो सब 6 जिस तरह 6 त्यारे गिराए गए, 7वां ड्रोन भी है। साथ तो वो, और उसके अंदर राफेल त्यारा गिरा दिया पाकिस्तान ने। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाक फ़िज़ाइया की। और उसके बाद तो फिर ज़ाहिर 10 तारीख को पूरी फ़ौज ही उन्होंने मिसाइल चलाए, और जिस तरह जो किया फिर वो सारा वो दूसरे सेक्टर जो हैं वो भी इन्वॉल्व हुए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर साहब जो हैं उनका ये कमाल है और उसको मानना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त उनको भी दी है और साथ साथ उनकी वसासत से पाकिस्तान को भी दी है। तो पाकिस्तान जो है वो वाकई इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क पूरी दुनिया में बन गया है कि थोड़े से रिसोर्सेज के साथ पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। अब 2 चीज़ें हैं जिसका ज़ाहिर है बार बार पाक फ़िज़ाइया को बुलाया जा रहा है, बाहर से वफ़द भी आ रहे हैं, वो 2 चीज़ें मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले ये ज़हन में रखें कि अमेरिका तो ज़ाहिर है हमें डिस्टेंस पे रखता ही था, लेकिन ये तमाम मुल्क जिनकी फ़िज़ाइया हमने बनाई थी, मसलन ये जो यूएई के ममालिक हैं, अरब मुल्क हैं, इन सब की एयर फोर्सेस तो पाकिस्तान एयर फोर्स ने डेवलप की हैं। उन्होंने भी अपनी जॉइंट एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान को बुलाना बंद कर दिया था। अच्छा। और ना ही वो विज़िट करते थे, ना ही हमारे लोगों को वहाँ पे बुलाते थे। वहाँ पे उनके एयर शोज़ होते थे तो उसमें हमारे एयर चीफ को बुला लिया जाता था। लेकिन जब एक्सरसाइज की बात की जाती थी तो वो ये कह देते थे कि आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। तो अब हम बहुत आगे चले गए हैं, तो हम दूसरे मुल्कों के साथ ये मशक़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए वो तैयार नहीं थे। हाँ, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी खरीद के उन्हें लगता था कि हम बहुत आगे वो चले आगे निकल गए हैं, तो वो पाकिस्तान को इग्नोर करते थे। और इसी वजह से जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर साहब हैं, उनको ये बड़ा बुरा लगा कि पाकिस्तान को इग्नोर किया जा रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी एयरफोर्स को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना है, और इतना खड़ा करना है कि दुनिया इसको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। और फिर अल्लाह का ख़ास करम है इनके ऊपर कि ये हुआ, और जब हुआ तो फिर पूरी दुनिया ने देखा। अब पूरे दुनिया की जो एयर फोर्सेस हैं वो लाइन में लगी हुई हैं पाकिस्तान की एयर फोर्सेस से सबक सीखने के लिए। अब अमेरिका जो है वो बड़ा सरप्राइज है कि ये पाकिस्तान ने किया कैसे। ना इनके पास अपना कोई सैटेलाइट है, ना कोई बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो छोटे से जहाज़ों के साथ, थोड़े से पैसों के साथ, चंद नौजवानों के साथ इन्होंने किया कैसे। तो ये जो बार बार मिल रहे हैं पाकिस्तान से, वो बेसिकली अंदर से जो पाकिस्तान की सलाहियत उसका अंदाज़ा करना चाहते हैं, डिकोड करना चाहते हैं, और ये टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ने डेवलप की है उस तक पहुँचना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि ज़रा पाकिस्तान मेहरबानी करके अपना जो खीसा है खोल दे। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भी बड़ा समझदार हो गया हुआ है, वो इतनी जल्दी मुतासर होने वालों में नहीं है। उसे पता है कि अगर हमने एक बार अपना खीसा खोल दिया तो फिर इंडिया हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी बहरहाल ये सारे प्लान इंडिया के पास चले जाएंगे। ये ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जो हमारे एयर चीफ हैं, इनके बारे में जो हमारे साबका एयर वाइस मार्शल जी एयर मार्शल्स हैं, उनका एक बात कहना मुश्तरका तौर पे एक बयानिया सामने आता है। वो कहते हैं कि एयरफोर्स पाकिस्तान की हमेशा से तगड़ी रही है और इंडिया के ऊपर हमेशा से साइकोलॉजिकल डोमिनेंस पाकिस्तान एयरफोर्स की रही है। लेकिन वो कहते हैं कि जिस एयरफोर्स को हमने छोड़ा था, जिन्हें छोड़ा हुआ कुछ अरसा हो चुका है इस एयरफोर्स को, कहते हैं कि अभी हम भी हैरान थे, ये वो एयरफोर्स नहीं थी जो हमने छोड़ी थी। जो परफॉर्मेंस दिखाई गई है वो, और वो कहता है लिटरली ये जो विजन था ना, ये ज़हीर बाबर सिद्धू साहब का था कि इन्होंने बहुत अपग्रेड और किया। बगैर रकम के, क्योंकि उसकी वजह ये डिफेंस बजट में भी एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे। और ये जो J-10 भी ख़रीदे थे ये ज़हीर बाबर साहब ने और जनाब बाजवा साहब ने बड़ी मुश्किल से
पैसे लेके प्राइम मिनिस्टर से उसके बाद जाके इन्होंने ख़रीदे थे। और वो भी जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। तो उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट शी से मिले। उसमें जनरल बाजवा थे, जनरल ज़हीर बाबर थे, और उनके साथ साथ इमरान खान भी थे। और इन्होंने उनको कायल किया कि आप चलो मेहरबानी करें, कुछ जहाज़ दें, आहिस्ता आहिस्ता हम पैसे भी दे देंगे और अब उसके बदले में आपको कंपनसेट भी करेंगे। तो उसकी सिफारिश से, चाइनीज़ प्रेसिडेंट की सिफारिश से ये हमें J-10 मिले। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने सिर्फ इतने मिसाइल लिए जितने पाकिस्तान को ज़रूरत थी। पाकिस्तान ने अननेसेसरली पैसे ज़ाया नहीं किया, ठीक है, तो उन्हीं को इस्तेमाल किया फिर पाकिस्तान ने। ठीक है। और ये J-10C भी चौधरी साहब चाइना का टॉप ऑफ द लाइन प्लेन नहीं था, नहीं ये था। पाकिस्तान ने बनाया है। पाकिस्तान ने उसको बनाया। और दूसरी बात यह है कि लोकल टेक्नोलॉजी और जो सारी जो वार मशीन्स हैं उनके दरमियान जो राब्ता है, जो ताल्लुक है, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये सारा पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया था। ये पाकिस्तान का कमाल था। चलें, सैल्यूट टू पाकिस्तान एयरफोर्स जी। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, पीटीआई के हवाले से लोकल खबर हम ये शामिल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि केपी गवर्नमेंट जो है वो खतरे में है, और अली अमीन गंडापुर साहब ने ये चैलेंज देना शुरू कर दिया। अब उनका चैलेंज देख के ऐसे लगता है कि जैसे शायर खुद चाहता है कि ये गवर्नमेंट गिरा दी जाए। वो कहते हैं मैं चैलेंज देता हूँ, कोई गिरा के दिखाए। लग ऐसे ही रहा है, आप जानते हैं चौधरी साहब से कि क्या वैसे मुत्तफिक हैं या केपी के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, ये जहन में रखो। एक तो जो मखसूस सीटें मिली हैं और सियासी इत्तेहाद को, उससे इनकी पोजीशन बड़ी तगड़ी हो गई है। पीटीआई की सीटें कम हो गई हैं, और सेनेट का अब इलेक्शन भी होगा खैबर पख्तूनख्वा का, उसके अंदर भी उनकी सेनेट की बहुत सारी सीटें उनके हाथ से निकल जाएंगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन सबको फ़ायदा हो जाएगा। और साथ साथ जाहिर है वहाँ से वोट खरीद भी लिए जाएंगे पीटीआई के। तो बहुत सारे सेनेटर जो ना पीटीआई के बेचारे अपने अरमान दिल में लेके बैठ जाएंगे, और बाकी जो चिड़ियाँ हैं चुग जाएंगी खेत। और ये सारी सूरत हाल है। और इसके साथ साथ वहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है, और वो ग्रुप है जो महरूम है, ना उनको इज़्ज़त दी जाती है, ना उनको वजारत दी गई है, ना गंडापुर साहब उनके नाम जानते हैं, ना इमरान खान उनका नाम जानते हैं। और उनका ताल्लुक चित्राल के साथ है, मालाकंड के साथ है, थोड़े से डिप्राइव इलाकों की तरफ है। ठीक है। और जो गंडापुर साहब हैं उनकी प्रायोरिटी की लिस्ट में वो लोग शामिल ही नहीं हैं। तो उन सब का एक ग्रुप बन गया हुआ है, और उस ग्रुप को गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है, या फिर आप समझे इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। और वो लोग जिस वक्त उनको कहा जाए कि वो पीटीआई छोड़ के वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि जनाब वो तकरीबन 22 लोग हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि 35 लोग शायद तोड़ने पड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का ख्याल ये, वफाकी गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि 22 लोग इनफ हैं, इससे गंडापुर साहब की गवर्नमेंट चली जाएगी। ठीक है। और जो ही वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे तो उसके बाद फिर दरख्वास्त की जाएगी स्पीकर साहब से कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें। वहाँ पे फिर एक दींगा मुश्ती शुरू हो जाएगी, और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट में जाएगा। तो स्पीकर साहब जो हैं वो नहीं तैयार होंगे कि इस टाइप की कॉल दी जाए। लेकिन उसके बाद गवर्नर साहब तो कहेंगे जी हल्फ लें, ओ सॉरी आप वोटिंग करवाएं और आप साबित करें कि आपकी अक्सरियत है। तो वो एक फटा वहाँ पे पड़ने वाला है। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई को की चूलें जो है ना वो हिल रही हैं, और वहाँ से एक ग्रुप बहुत बड़ा निकल रहा है, और ये ग्रुप जो है वहाँ बगावत करेगा। ठीक और है। उस ग्रुप के साथ ही ये गंडापुर साहब की गवर्नमेंट जो है ना वो हिल जाएगी। महीने 2 महीने की बात है, इसके अंदर किसी वक्त भी ये हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं, उनकी पार्टी ये चाहती है, मौलाना तो अभी खामोश हैं, उनकी पार्टी ये चाहती है कि हमारा चीफ मिनिस्टर हो। ठीक तो है। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को वो चीफ मिनिस्ट्री दे देते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन वफाकी मौलाना साहब गवर्नमेंट। ने तो पैगाम भिजवाया इमरान खान को कि हम शामिल नहीं होंगे। वो इसीलिए उन्होंने भिजवाया है कि भाई साहब हमारे ऊपर आप नज़र डालें ज़रा, क्योंकि अच्छा। अगर नून लीग ने वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनना है, या पीटीआई का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसमें से किसी ने अगर चीफ मिनिस्टर बनना है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को कितने नफलों का सवाब है। मौलाना क्यों इस गंद में हाथ डालेंगे फिर। ठीक है। लेकिन अगर उनको ये मौका दिया जाए कि चीफ मिनिस्टर उनका होगा तो वो राज़ी हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो कहते हैं जी गंडापुर को निकालना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। क्योंकि तो गंडापुर साहब के मौलाना जाने का डायरेक्ट फायदा फजलुर रहमान साहब को, मौलाना साहब को होगा, और जेयूआई को भी होगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े दुखी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट तो हमारी बननी थी, और ये जो अरेंजमेंट किया गया है पीटीआई को इंगेज करने के लिए, उससे हमारी सीटें मार दी गई हैं, निकाल दी गई हैं, हमें नुकसान पहुँचाया गया। तो उनको रिलीफ इसी शक्ल में मिल सकता है कि उनका चीफ मिनिस्टर हो जाए। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, कि गवर्नमेंट तैयार होती है या नहीं होती, एस्टेब्लिशमेंट तैयार होती है नहीं होती, लेकिन गंडापुर साहब खिसक रहे हैं।
मतलब खतरा मौजूद है। खतरा मौजूद, ठीक है, सीरियस खतरा मौजूद। सीरियस खतरा मौजूद है। और चॉइस साहब, ये कोई गलती तो नहीं हो जाएगी गवर्नमेंट से दोबारा, जैसे कॉन्फिडेंस करवा दिया गया था इनके खिलाफ इमरान खान साहब के, तो उसके बाद एक तहरीक शुरू हो गई, ये ना हो कि इसके बाद नया मसला हो जाए। तहरीक का ज़माना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पीटीआई भी डिवाइडेड है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वहाँ पे हालात भी ख़राब हैं, और इस दौरान जो गंडापुर साहब की अपनी कार्रवाइयाँ हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट डाली हुई है। तो गंडापुर साहब को पसंद नहीं करते, बल्कि उनका जो भाई है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, और आने वाले दिनों में जो केसेस सामने आएंगे आप हैरान ही हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता रहा। वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आपने इसका व्लॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट किया कीजिए, इजहार किया कीजिए कि आपको कैसा लगा, और इसके अलावा भी अगर आप कोई टॉपिक शामिल करवाना चाहें तो उसका इजहार करें। हम कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में उसे भी शामिल अपने गुफ्तगू किया जाए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।